हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसको बेटा डिस्कस करेंगे। इसके बेटा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे एक नोट्स की तरह। वो सब एनसीईआरटी से ही तैयार किया गया है, इसी से पूरी बुक से चैप्टर से तैयार किया गया है बेटा। और लास्ट में हम लोग बेटा इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बेटा हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जो भी सजेशन आपका होगा प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है ना। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक है ना। लास्ट में बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो आप बने रहिए बेटा, अंत तक में हमारा वीडियो देखिए, जरूर आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी स्टार्ट टुडे क्लास। Land, soil and water come under the abiotic resource, and natural vegetation and wildlife resources come under the biotic resource. Students, you know very well there are two type of the main resources, biotic and abiotic. In a biotic we include the living things. ठीक है ना बेटा। बायोटिक में हम बेटा उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसमें लाइफ पाई जाती है, और ए बायोटिक में हम उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती है। अब लाइफ किस में नहीं पाई जाती है, जैसे कि लैंड में, सॉयल में और वाटर में, इसमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है ना। जबकि जितने भी नेचुरल वेजिटेशन हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, सब में क्या पाई जाती है बेटा, लाइफ पाई जाती है। इसलिए इसको हम बायोटिक बोलते हैं, और जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती है उसको हम एबायोटिक बोलते हैं। द पीपल हु स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड live very different lives because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of the technology. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पीपल्स रहते हैं, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ सिचुएशन होती है। कोई हॉट एरिया में रह रहा है, कोई एकदम कोल्ड में रह रहा है, कोई नॉर्मल में रह रहा है। और जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ पहाड़ों पर रहते हैं बेटा, कुछ माउंटेन्स एरिया पर रहते हैं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की बेटा जो अपनी लाइफ सिचुएशन हो बेटा, एकदम डिफरेंसेस हैं, एकदम डिफरेंस हैं सब में। नाउ बेटा सेकंड हेडिंग है आपकी लैंड रिसोर्सेस। लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है ना बेटा। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स अबाउट द 29% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो बेटा अर्थ का जितना सरफेस है, सपोज कीजिए अर्थ है, तो इसके बेटा 4 पार्ट अगर हमने कर दिए, तो उसमें से एक पार्ट पे बेटा लैंड है और 3 पार्ट पे वाटर है। ठीक है ना। अर्थ के we fulfill our all needs by living on lands. Human lives on land and satisfy most of their needs by product obtained from the land. तो हम लैंड पे रहते हैं, यहीं पर हम अपने एग्रीकल्चर करते हैं, घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं, बहुत कुछ हम सब कुछ एवरीथिंग हम बेटा लैंड पर ही करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई हवा में घर बनाया हो, कहीं सपोर्ट न लिया हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। ठीक है ना। कि समझिए आप कि द रिमेनिंग 70% लैंड इज अदर स्पेशली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेटेड। ठीक है ना। में भी हम क्या करते हैं बेटा, केवल 30% लैंड हमारे यूज में आ रही है, और 70% लैंड क्या है, हमारे यूज में नहीं आती है। उस पर या तो बेटा कोई रहता ही नहीं, जैसे आइस कवर पूरा आइस जमी हुई है, माउंटेन्स एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, केवल 30% पर ही ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। मतलब सोचो आपकी पहली बात तो अर्थ के 30% पर लैंड है, और उसके बेटा 30% पर ही हम लोग रहते हैं, से 70% क्या है, इनहेबिटेटेड है। लैंड इज अनइवनली inhabited due to various factors like land and climate, water, fertility of soil etc. ठीक है ना। तो जो इनहेबिटेटेड हम जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर क्या है कि वो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, वाटर फैसिलिटी कैसी है, सॉइल कैसा है, ये बहुत चीज़ें वहाँ पर डिपेंड करती हैं कि हम किस एरिया में रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि लैंड का यूज कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। तो हम बता ही चुके हैं, स्पेशली लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स, है ना, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना। लैंड का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है वहाँ के टोपोग्राफी पर। टोपोग्राफी मतलब होता है कि वहाँ का लैंड एरिया कैसा है, ऊंचा नीचा है कि या प्लेन एरिया है ना, ऊबड़ खाबड़ है, ये उसका टोपोग्राफी होता है। सॉइल आप जानते ही हैं, क्लाइमेट जानते ही हैं बेटा आप।
अब यहाँ पर बेटा एक तो आपको हो गया। दूसरी बात यह है कि लैंड कैन बी आल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होती है बेटा जो कोई इंडिविजुअल खुद उसको गवर्न करता है, जिससे अपनी खुद की लैंड होती है, ठीक है ना, जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं। कम्युनिटी लैंड वो होती है बेटा कि जहाँ पर 4-6 लोगों को मिल करके कोई ज़मीन ले लें, है ना, जिससे पार्क बना दिया गया गाँव के लिए, तालाब बना दिया गया, तो कम्युनिटी लैंड में आ जाती है बेटा, ठीक है ना। द कम्युनिटी लैंड आल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉमन है, सबका उसमें हिस्सा है, सब लोगों ने इसको मिलकर लिया है, तो कॉमन प्रॉपर्टी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हेजिंग, रीजन फॉर लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन। देखिए बेटा, यहाँ डिग्रेडेशन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव या मिट्टी का कट जाना, ठीक है ना। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा कि जैसे डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी का कट जाना। अब कटते कैसे हैं? जैसे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जब हम पेड़ों को काट डालते हैं, वो सूख जाते हैं, तो बारिश होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है बेटा, बहुत सारे पेड़ पौधे कट के बह जाते हैं, ठीक है ना, उनकी मिट्टियाँ कट के बह जाती हैं। एक्सेस इरिगेशन ऑफ लैंड। दूसरी बात, जो हम बहुत ज़्यादा किसी जगह को सींचते हैं तो उसकी फर्टिलिटी डाउन होती चली जाती है, इस तरीके से वो खराब हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग। ज़्यादा जानवरों के चरने से भी क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से भी लैंड खराब हो जाती है। उनके जानवरों के पैरों से मिट्टियाँ कटती हैं और वो एक प्रकार से जब पानी बहता है या हवा चलती है तो वो उड़ जाते हैं वो। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब बेटा जब हम केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे खाद डालते हैं खेतों में, तो उसकी वजह से भी हमारा खेत खराब हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। स्टूडेंट्स, इन दिस इमेज यू कैन सी द चेंज ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ लैंड। समय के साथ में लैंड का यूज कैसे होता है। जैसे देखिए फर्स्ट फिगर में तो ये एंशिएंट टाइम का है, जब अर्ली पीपल्स रहते थे, अर्ली मैन रहते थे, तो किस तरीके से अपने जानवरों को चराते थे और एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है ना। सेकंड में क्या है कि फिर डेवलप हुआ, ट्रैक्टर आ गया, बिल्डिंग्स बन गई। थर्ड में क्या हुआ कि सिटी बन गया, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कट गया, ठीक है ना। फोर्थ में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो एक ही लैंड पर टाइम टू टाइम बेटा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती रहती है। आपने खुद देखा होगा कि आपके पास पड़ोस में बाग रहता है, बाग, लेकिन जब किसी को घर बनाने की जरूरत पड़ती है तो पेड़ों को काट डालता है, वहाँ पर एक घर खड़ा कर देता है। तो इस तरीके से टाइम के हिसाब से लैंड का यूज होता रहता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग लैंड बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप बी कैन कंजर्व लैंड एंड सॉइल। तो देखिए बेटा, ये कंजर्वेशन मतलब होता है लैंड को बचाना है। कंजर्वेशन मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो हम मिट्टी को किस तरीके से बचा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि मिट्टी को क्यों बचाएं हम। अरे भाई, मिट्टी जब अनफर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी बेटा, तब हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हमें सेव करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। देखिए यहीं पर अभी आपने देखा था बेटा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्री, जबकि एफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्री, ठीक ना। नेक्स्ट है रेगुलेट यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। दूसरी बात, हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड का यूज करने से नहीं मना किया जा रहा है, बट आप लिमिट में करो और अंतराल पे करो। जैसे एक बार कर दो तो फिर रुक जाओ, अगले सीजन में करो, ठीक है ना। पेस्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशक, और फर्टिलाइजर आप जानते ही हैं। चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। आप जानवरों को चरने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उस पर ज़्यादा ना चरें। हमने बताया ना कि उनके चरने से पैरों से नुकसान होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि किसी अच्छी ज़मीन पर खोद करके वहाँ पर कोयला निकालना, पेट्रोलियम निकालना, या जो भी कुछ और बहुमूल्य मेटल्स मिलते हैं। या आपने देखा होगा गांव में भट्ठे लगते हैं, है ना, ईंट भट्ठा, तो वहाँ पर मिट्टियों को निकाल करके पका करके ईंट बनाया जाता है। तो अच्छी अच्छी मिट्टियाँ बेटा वो मिस यूज कर दी जाती हैं, यूज में नहीं आती हैं अच्छे यूज में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा सॉयल रिसोर्सेस, ठीक है ना। द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉयल। पृथ्वी की सबसे अपर लेयर, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पर हम अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसको बेटा हम सॉयल बोलते हैं। उसके नीचे बेटा फिर कंकड़ पत्थर पाया जाता है कुछ कुछ गहराई के बाद, तो वो फिर वो लैंड हो जाती है, वो सॉयल नहीं बोली जाती है। जैसे कि इस फिगर में देखिए आप, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखिए लैंड का पूरा दिया गया है प्रोफाइल, ठीक है ना। तो इसमें जो टॉप सॉइल है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं या फॉरेस्ट एरिया हमारा रहता है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। फिर उसके नीचे बेटा क्या है, सब सॉइल है, फिर विदर रॉक्स हैं, और सबसे लास्ट में क्या है, पेरेंट रॉक है, ठीक है ना, जिसपे पूरी सॉइल, पूरा लैंड रुकी हुई है। पीपल फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम सॉइल, सो वी कैन से दैट सॉइल इज अ रिसोर्स।
ठीक है ना। रिसोर्स की डिफिनीशन में यही तो कहा गया है बेटा कि एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड, वो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को फुलफिल कर दे, नोन एज रिसोर्सेस। ठीक है ना। तो सॉइल भी क्या करती है, हमारी नीड को फुलफिल करती है। हमको बिल्डिंग बनाना है तो हम बनाते हैं, हमको एग्रीकल्चर करना है, जो भी कुछ करना होता है बेटा हम सॉइल पे ही करते हैं। सॉइल मेड अप ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स। सॉइल किसकी बनी होती है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर्स के, मिनरल्स के एंड वेदर रॉक्स के, दैट फाउंड ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब यहाँ पर वेदर रॉक मतलब हुआ है, वेदरिंग का मतलब आप समझ लीजिए बेटा, है ना, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। जब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए रॉक्स है बेटा, ठीक है ना, और फिर ये क्या है, पानी पड़ रहा है इस पर बेटा, हवाएं चल रही थी, ये देखिए थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है हमेशा। इसी को हम बोलते हैं बेटा वेदरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। ठीक है ना। वेदरिंग मतलब होता है किसी चीज़ का टूट जाना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि सॉइल फॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पेडोजेनेसिस। ये आपको ध्यान में रखना है कि सॉइल फॉर्मेशन को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर, ठीक है ना। तो ये मेजर फैक्टर आपके सामने दिए गए हैं, आइए एक बार बुक में देख लेते हैं इन्हीं पॉइंट को। तो आप देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल्स कंटेंट। मतलब पेरेंट रॉक हो गया जो सबसे नीचे होती है, जिस पर सभी कुछ रुका रहता है, इसलिए उसको पेरेंट बोला जाता है। फिर इस पर डिपेंड करता है रिलीफ फीचर कैसा है, स्लोप एरिया है, डिटरमाइंस है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल्स हुआ, फ्लोरा एंड फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर क्लाइमेट है बेटा, फिर टाइम है। देखिए सबसे अच्छा ये समझिए आप बेटा कि सपोज देखिए होता क्या है बेटा कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं बेटा, उनसे बेदरिंग होकर के वो छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम टूट जाते हैं। फिर उसके बाद बेटा क्या होती है कि जब स्ट्रांग विंड चलती है तो उन चीज़ों को उड़ा ले जाती है दूसरे प्लेस पर, ठीक है ना, ले जाके इकट्ठा कर देती है। अब या तो स्ट्रांग विंड चले बेटा या फिर बारिश हो, ठीक है ना, ये फिर बारिश की सहायता से भी दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं और ये जाके पानी के नीचे नदियों में नीचे बैठ जाते हैं, यही पत्थर एकदम छोटे छोटे टुकड़े बेटा। अब इसमें होता क्या है बेटा कि क्लाइमेट मतलब यहाँ पर क्या है, सन की रेज इस पर लग रही है, तो ग्रेट हीट एंड प्रेशर। प्रेशर किसका होगा बेटा, पानी का होगा। हीट किसका होगा बेटा, सन का होगा। ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या है, अंदर पड़ी हुई है, ठीक ना, ये पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे पड़े हुए हैं। उसके बाद बेटा इसमें फ्लोरा फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाके मिल जा रहे हैं, चूँकि नदियों में बहुत सारा कचरा बहता रहता है, मरे हुए जानवर बह रहे हैं, पेड़ पौधे सड़ रहे हैं उसी में, ठीक है, डेड बॉडीज उसी में पड़ी हुई है, तो वो सब जा कर के इसमें मिलते रहते हैं। जब ये मिलते रहते हैं बेटा तो क्या होता है, धीरे धीरे वो टाइम के हिसाब से, एक दो साल में नहीं बेटा, लगभग लगभग थाउजेंड्स आर द मिलियंस ईयर में वही चीज़ बेटा एकदम सड़ जाती है। सड़ने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है, पत्थर के टुकड़े से जा करके उस सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए बेटा इतने लंबे प्रोसेस में जा करके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए बेटा, डू यू नो, ठीक है ना, सॉइल टेक्स 100 टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए कम से कम 1000 साल का टाइम लगता है। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रिफर टू द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल बाय रिमूविंग रनिंग वाटर एंड विंड। तो सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटना। अब मिट्टी कैसे कटेगी, देखिएगा इसमें नेचुरल प्रोसेस की हम बात करेंगे बेटा, ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी एनिमल्स की। मिट्टी आप अपने आप कब करती है, जब पानी है तो खूब तेज बहता रहे तो मिट्टी कट के बहने लगती है, या फिर क्या हो बेटा, स्ट्रांग विंड, हवाएं खूब तेज चलती हैं तो फिर वो मिट्टी कट के बहने लगती है। जैसे स्टूडेंट्स आप इस फिगर में देखिए बेटा, तो इसमें जो सॉइल कैसे कटी है, विंड से तो कटी नहीं है ये बेटा, कैसे कटी है ये, बाय द रनिंग वाटर से, ठीक है ना, फ्लड खूब तेज आया और मिट्टी कट गई यहाँ से। तो सॉइल इरोजन के लिए बेटा टू मेन फैक्टर्स हैं मेन। पहला क्या है, रनिंग वाटर, और दूसरा क्या है बेटा, विंड हुआ। इट काज मैक्सिमम लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा टॉप सॉइल नष्ट हो जाती है क्योंकि बह जाती है कट के। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बेटा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाता है। बेटा कुछ प्रोसेस भी हैं जिनके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक मल्चिंग है, कंटूर बैरियर्स हैं, रॉक डैम है, ठीक है ना। और तो ये देख लीजिए आप इमेज में, ये देखिए ट्रेस फार्मिंग है, ये पहाड़ों की जाती है, इसमें सीढ़ी नुमा, ठीक है ना, आकार बनाया जाता है, और जिससे क्या होता है कि मान लीजिए बारिश होती है बहुत तेज़ तो इससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। कंटूर है, ये देख लीजिए, ये भी क्या है, ये हिल्स एरिया में किया जाता है, ठीक है ना, इसमें चौड़ा कर दिया जाता है उसको काट काट के, और वहाँ पर भी खेती की जाती है। नेक्स्ट है ये आप देख लीजिए, शेल्टर बेल्ट बनाए जाते हैं। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि हम अपने खेत के चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, ठीक है ना। इससे होता क्या है कि मान लीजिए खेत में हमारे पानी भरेगा तो मिट्टी कट के बहने नहीं पाएगी। तो ये कई सारे प्रोसेस है जिनको आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स बेटा अब हम बात करेंगे वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
अबाउट द वाटर रिसोर्स की, ठीक है ना। तो वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको पता है बेटा कि जल ही जीवन है, बिना वाटर के हम जी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारे अर्थ में बेटा 3/4 पार्ट पर हमारे अर्थ के वाटर है, इसलिए बेटा अर्थ को वाटरी प्लेनेट या फिर ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लू नीला ग्रह बोलते हैं। अब बेटा क्या है कि 97% वाटर हमारे ओशियन में है, केवल 3% वाटर अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर, क्योंकि ओशियन का वाटर साल्ट होता है। उनमें से भी एक बेटा 1% वाटर पाया जाता है केवल पानी पीने के लिए, और 2% वाटर क्या है बेटा रिवर्स में, लेक्स में, और यहाँ तक कि वाटर वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में और आइस कवर बन करके, है ना, माउंटेन्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देखिए पानी के ना होने से हमको क्या दिक्कत होगी। अगर देखा जाए बेटा तो इन 1999 में क्या हुआ बेटा, 26 कंट्री ऐसे थी, 26 कंट्री जहाँ पर वाटर प्रॉब्लम फेस हो रही थी। बट 2025 तक देखा जाए तो 65 कंट्रीज होंगे ऐसे वर्ल्ड की जिनमें वाटर की दिक्कत होगी, मतलब पानी पीने का नहीं होगा। उनमें से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है। आज भी आप देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बेटा अब पानी टैंकर से पहुँचाया जाता है। पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। वहाँ पर क्या हुआ, ट्रेल के टैंकरों में पानी भर भर कर घरों में पहुँचाया जाता था। अब सोचिए जब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है तो जानवरों को, पक्षियों को पीने के लिए कहाँ से होगा। फिर इसमें क्या होता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे वाटर को बचाएं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर कैन बी कंजर्व बाय द मेनी वेज। सबसे पहले हम यूज करेंगे, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। हम किसका यूज़ करेंगे बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है बेटा कि छतों पर हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, उसको एक पाइप से ला करके गड्ढे में, है ना, डाल देते हैं, जिससे क्या होता है गड्ढे में पानी सूख जाता है और जाकर के हमारे नीचे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। ये तो जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट और वेजिटेशन होगा तभी बारिश होगी। कंट्रोल ऑन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को कटने से हमको बचाना चाहिए। इन डोमेस्टिक यूज वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है ना। और घरों में हमको ज़्यादा पानी बर्बाद करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन दैट एरिया। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है ऑल द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली, वो सभी पेड़ पौधे जो अपने आप से उगाएं। ये नहीं ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर के थ्रू नहीं बेटा, उनको हम नेचुरल तो है ही, बट उनको हम नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ द प्लांट्स, नेचुरल एज वेल एज मॉडिफाइड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और हम इनमें उन सभी चीज़ों के एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं जो ह्यूमन के थ्रू भी लगाए जाते हैं और जो प्लांट के भी थ्रू लगाए जाते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज़ द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन दैट एरिया। नेचुरल वेजिटेशन बेटा हम उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो नेचुरली और द ह्यूमन बीइंग के थ्रू भी लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग बाग लगाते हो, ठीक ना, पेड़ लगाते हो, तो वो भी नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा इकोसिस्टम की। इन बायोस्फीयर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंड एंड इंटर रिलेटेड विद ईच अदर फॉर दियर सर्वाइवल। हमारे इस बायोस्फीयर में बेटा, है ना, बायोटिक और एबायोटिक दोनों एक दूसरे पर क्या है बेटा, डिपेंड हैं जीने के लिए। उसको हम बोलते हैं बेटा इकोसिस्टम बोलते हैं। बेटा ये इमेज, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी वेजिटेशंस हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है बेटा, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हैं इकोसिस्टम को कि कैसे बेटा जीव जंतु, पानी, पेड़ पौधे सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये इकोसिस्टम है जिसमें कि लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स बेटा एक दूसरे पर इंटरडिपेंड और इंटर रिलेटेड हैं। तो ये बेटा क्या हो गया, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है बेटा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ में बेटा हम सभी एनिमल्स को, बर्ड्स को, कीट पतंगों को, और यहाँ तक कि जो पानी में पाए जाते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, हाइड्स, ऊल, हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स, एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम्स। तो ये बेटा वाइल्ड लाइफ हो गए। अब बेटा मेन पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन depend upon primarily on temperature and moisture. The major vegetation type of the world are the group as forest, grasslands, shrubs and tundra, ठीक है ना। तो
जो वेजिटेशन होता है बेटा वो डिपेंड करता है मेन कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। और जो मेन वेजिटेशन डिवाइड किया गया है वो बेटा फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, श्रब्स में और टुंड्रा में। टुंड्रा वो रीजन होता है बेटा जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, बट साल के कुछ दिनों में वहाँ पर बर्फ़ हट जाती है तो कुछ पेड़ पौधे निकल आते हैं। थिक फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। और ज़्यादा घने पौधे वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ग्रासलैंड हैविंग एरिया शॉर्ट्स स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल। अब देखिए बेटा, हरे भरे पेड़ वहीं पाए जाएंगे ज़्यादा जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, और छोटे पेड़ वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर रेनफॉल क्या होगा बेटा, नॉर्मल होगी। और जहाँ एकदम कम रेनफॉल होगी बेटा, वहाँ के जो पौधे होंगे वहाँ पर वो झाड़ियाँ कटीली पाई जाएंगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा वहाँ पर बेटा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, हर्ब्स और श्रब्स, ठीक है ना। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लीचेंस। वहाँ पर दो ही तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, मॉसेस और लीचेंस, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सब लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फॉरेस्ट पर। एवरग्रीन एंड डेसिडुअस आर द टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। फॉरेस्ट बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एवरग्रीन और डेसिडुअस। ये बांटे गए हैं उनके हिसाब से जब वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। जैसे एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, इसके नाम से ही पता है कि एवरग्रीन है, तो ये अपनी पत्तियों को जल्दी से नहीं गिराता है। साल भर इनकी पत्तियां झड़ती रहती है, इससे पत्तियां आती रहती है, तो इससे पता ही नहीं चलता है कि पेड़ कब इसकी पत्तियां झड़ी और कब नहीं झड़ी, ठीक है ना। ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर एनी सीजन्स ऑफ ईयर। इबोनी, महोगनी, ओक एंड पाइन्स, ये बेटा इसके क्या है, मेन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। अब डिसिडुअस है, ट्रीज ऑफ डिसिडुअस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर इन अ पार्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉसेस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। तो जो डिसिडुअस होते हैं बेटा, ये अपनी पत्तियों को साल में एक पार्टिकुलर टाइम पर क्या करते हैं, गिरा देते हैं। जैसे आप देखते होंगे यूपी में या इंडिया के या अदर स्टेट में, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है, फरवरी लास्ट में पतझड़ का मौसम आता है और पेड़ सभी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टीक है, साल है, सैंडलवुड है, रोडवुड है, बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स जो मेन टॉपिक है हमारे सामने वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या क्या है बेटा, सबसे पहले मेकिंग ऑफ स्टिक फॉरेस्ट लॉ। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, जानवर सब मर जाएंगे तो हमारे इकोसिस्टम हमारा कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाएँ, लोगों को जिसका डर लगे कि हाँ अगर हम नुकसान करेंगे तो हमें बहुत पनिशमेंट मिलेगा। प्रिवेंटिंग इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स एंड टीथ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इलीगल तरीके से जानवरों की खालों को, उनकी हड्डियों को, उनकी सींगों का व्यापार करते हैं, ठीक है ना। उसको एकदम से रोका जाए, मतलब रोका तो गया ही है लेकिन और ज़्यादा तरीके से। रनिंग ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। और लोगों के बीच में क्या किया जाए कि सोशल, ठीक है ना, सामाजिक वानिकी, जिसमें मतलब कि वन को भी समाज का एक हिस्सा माना जाए, लोगों को समझाया जाए कि हमारे अपने हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और पेड़ पौधों को भी लगवाया जाए। बाई सेटिंग नेशनल पार्क्स। अब आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क्स हैं बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और नेक्स्ट है क्या, बाई इम्पोजिंग बैन ऑन द पोचिंग, ठीक है ना, और पोचिंग पर भी बैन लगाया जाए। तो इस तरीके से बेटा हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। देखिए, पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार, ठीक है ना। जो लोग अवैध शिकार करते हैं शेर का या बहुत सारे जानवरों का, तो उनको रोका जाए। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द exercise of the chapter second. So we start from the take the correct. Which one of the following is not a factor of soil formation? तो देखिए, टाइम नीड करता है सॉइल फॉर्मेशन में और ऑर्गेनिक मैटर, जबकि क्या है, सॉइल टेक्सचर नहीं करता है। तो ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर बेटा क्या होगा, फर्स्ट का आंसर बी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक द सॉइल इरोजन ऑन द स्टीप स्लॉप्स, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट क्या होता है बेटा, ट्रेस कल्टिवेशन होता है। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवर इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो देखिए, स्विच ऑफ द बल्ब, ये तो हमारा सेव करते हैं, ठीक है ना। क्लोज द टैप्स इमीडिएटली, पानी को, बहते हुए पानी को हमको रोकते हैं। बट क्या, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। हम शॉप करने के बाद, सामान खरीदने के बाद हम पॉली बैग्स को अगर हम खुले में फेंक देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा नेचर क्या है, कंजर्व नहीं होगा, बल्कि हम नेचर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर 3 आंसर हो गए बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा मैचिंग। लैंड यूज, लैंड यूज के लिए क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ठीक है ना। फिर ह्यूमस है, ह्यूमस को हम मिलाते हैं बेटा ऑर्गेनिक मैटर्स डिपॉजिट ऑन द टॉप सॉइल, सी ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है ना। रॉक डैम्स क्या होते हैं बेटा, रॉक डैम्स होता है बेटा
सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। और फिर बायोस्फीयर क्या होगा बेटा, बायोस्फीयर होता है नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेटा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। और हाँ, इसको अपने फ्रेंड के भी साथ में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लगे कि आप अपने फ्रेंड के लिए कितना सोचते हो। बाय बेटा, हैव अ ग्रेट डे।